हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सिलेबस में इंक्लूड सहपाठी कहानी को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। सहपाठी एक छोटी सी कहानी है जिसमें दो स्कूली दोस्त मोहित और जयदेव 30 साल के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब वे स्कूल में सहपाठी थे तो उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन 30 साल के बाद जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या मोहित जयदेव में अपने पुराने सहपाठी को ढूंढ पाता है? तो चलिए इस कहानी को पढ़कर हम देखते हैं। सहपाठी कहानी सत्यजीत राय ने बंगला भाषा में लिखी थी और इसे हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर रंजीत साहा ने। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। सत्यजीत राय अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। जब वो 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता सुकुमार राय जी का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी माता सुप्रभा राय ने बड़ी मुश्किल से इनका पालन पोषण किया। वो रविंद्र संगीत की मंझी हुई गायिका थी। इनके दादा उपेंद्र किशोर राय एक लेखक और चित्रकार थे। इनके पिताजी भी बंगला में बच्चों के लिए रोचक कविताएं लिखते थे। सत्यजीत राय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए करने के बाद शांति निकेतन के विश्व भारती विद्यालय में ललित कला विभाग में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया। वहाँ चित्रकार नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी का उन पर बहुत प्रभाव रहा। 1942 में उन्होंने पाठ्यक्रम छोड़ दिया, लेकिन वहां पर बिताए दिनों का उन पर काफी प्रभाव रहा। बंगला कथा साहित्य पर भी इनका प्रभाव पड़ा और साहित्य के साथ फिल्मी जीवन के अनुभवों पर भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फेलुदा, एकेर पीठे, जखन छोटो चिलाम, विषय चलचित्र, एके ही बोले शूटिंग, आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स आदि। इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न आदि हैं। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को हुई। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के 9:15 बजे। मोहित सरकार गले में टाई का फंदा डालते हैं, तभी उनकी पत्नी अरुणा कमरे में आती है और बोलती है कि तुम्हारा फोन आया है। चौंक जाते हैं मोहित सरकार और बोलते हैं कि अब अभी कौन फोन कर सकता है। उनका ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम है और घर से दफ्तर के लिए निकल ही रहते तभी तुम्हारा फोन आया है। ये सुनकर उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। उनकी पत्नी बताती है कि वो शायद तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। तो बोलते हैं स्कूल में पढ़ता था? अच्छा, क्या नाम बताया है उसने? तो उनकी पत्नी कहती है उसने कहा है कि जय नाम बताने पर ही वो समझ जाएंगे। अब मोहित सरकार सोचने लगते हैं कि कोई 30 साल पहले तो उन्होंने स्कूल छोड़ा है। उनकी क्लास में कुल 40 लड़के रहे होंगे। अगर वो बहुत ध्यान से भी सोचें तो ज्यादा से ज्यादा 20 साथियों के नाम ही वो याद कर सकते हैं और उनके चेहरे भी। सौभाग्य से जय, जिसका पूरा नाम जयदेव है, उसका नाम और चेहरा उन्हें अभी भी याद है। लेकिन वो क्लास में सबसे अच्छे लड़कों में था। देखने में गोरा सुंदर था, पढ़ने लिखने में होशियार था, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में तो वो अव्वल था। कभी कभी वो ताश का खेल भी दिखाया करता था और हाँ, कैसो बियांका की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जीता था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं निकाली, लेकिन आज इतने सालों बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव नहीं कर रहा था। इतने साल बाद वो उससे मिलने जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई लगाव नहीं था कि अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। खैर, मोहित ने फोन को रिसीव किया। मोहित फोन पे हेलो बोलता है। वहां से आवाज आती है, कौन मोहित? मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं तुम्हारा जयदेव बोस, बालीगंज स्कूल का सहपाठी हूँ। मोहित कहता है, अब भाई आवाज से तो नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन चेहरा जरूर याद है। बात क्या है? तो उस पे कहता है जयदेव, तुम तो बड़े अफसर बन गए हो, मेरा नाम अब तक तुम्हें याद रहा, यही बहुत बड़ी बात है। मोहित कहता है, अरे अब ये सब छोड़ो, बताओ क्या बात है। तो जयदेव कहता है, बस यूं ही थोड़ी जरूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। मोहित कहता है, कब मिलना चाहते हो? जयदेव कहता है, तुम जब कहो, लेकिन थोड़ा जल्दी हो तो अच्छा है। मोहित कहता है, तो फिर आज ही मिलो, मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आ सकोगे? जयदेव कहता है, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। अच्छा तो धन्यवाद, तभी सारी बातें होंगी। मोहित सरकार ने हाल ही में आसमानी रंग की एक कार खरीदी थी। उसी में दफ्तर जाते हुए स्कूल में घटी हुई कुछ घटनाओं को याद करते हैं। हेडमास्टर गिरिंद्र सूर की पैनी नजर और बेहद गंभीर स्वभाव के बाद स्कूल के दिन सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में बहुत ही प्रतिद्वंदिता यानी कॉम्पिटिशन चलती थे।
पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों का बारी बारी कब्जा था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही तीनों दोस्त आते थे। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक ही साथ पढ़ते थे। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान रहा। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। तब मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं, युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहित का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया और यहाँ की पढ़ाई समाप्त होने के बाद 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़े कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव भी किसी दूसरे शहर के किसी कॉलेज में भर्ती हो गया। उसके पिता की नौकरी बदली में ट्रांसफर वाली थी। सबसे हैरानी की बात थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं करता है और उसकी जगह कॉलेज के दूसरे दोस्तों ने ले ली। बाद में ये दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज का जीवन पूरा हो गया तो मोहित की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो गई। मोहित अपनी दफ्तर की दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक है। उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका एक ही सहकर्मी है। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्त है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिसके साथ पिछले 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई, उसकी यादों ने अपनी काफी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढह गई। वो सामने खड़ी दुनिया के सामने थे। मीन्स वो जो अपनी कल्पना की दुनिया में खोए थे उससे बाहर निकल आए। अपनी कलाई घड़ी पे नजर दौड़ाते हैं समझ गए कि आज 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंचे। वो समय के बहुत ही ज्यादा पाबंद है और आज लेट हो गई है उन्हें। दफ्तर का सारा काम निपटाकर मोहित ली रोड स्थित अपने घर पहुंचता है तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि सुबह टेलीफोन पे जो अपने पुराने मित्र से बात किया था वो भी भूल जाता है। उसे इस बात की याद तब आती है जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आता है और उसके हाथ में एक कागज का पुर्जा थमाता है जो कि किसी लेखन पुस्तिका का फाड़ा हुआ पन्ना था और मोड़ा हुआ था। इस पे अंग्रेजी में लिखा था, जयदेव बोस इज पर अपॉइंटमेंट। रेडियो पर बीबीसी से खबरें आ रही थी। उसको सुनना बंद करके मोहित विपिन से कहता है कि उसे अंदर आने के लिए कहो। लेकिन फिर सोचता है कि जय इतने दिनों बाद उससे मिलने आया है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते समय स्ट्रीट पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, केक, पेस्ट्री वगैरह, वो कुछ भी ला सकता था। लेकिन जय के आने की बात तो उसे याद ही नहीं थी। पता नहीं उसकी घरवाली ने इसके लिए कुछ इंतजाम कर रखा है या नहीं। तभी जयदेव आ जाता है। पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और उस आदमी की तरफ देखकर मोहित सरकार की दशा कुछ ऐसी हुई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया, जबकि वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। कहने का मतलब है कि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि सामने खड़ा आदमी उसका पुराना दोस्त जयदेव हो सकता है। कमरे की चौखट पार करके वो आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहनी थी। उसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज पहनी थी। उसके कपड़ों पर ऐसा लगता था कि कभी इस्त्री नहीं हुई होगी। कमीज की कॉलर से जो सूरज झांक रही थी। मोहित सोचने लगता है कि क्या ये वही उसका पुराना मित्र जयदेव हो सकता है। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी हुई थी। चेहरा धूप में तप तप कर काला पड़ गया था। चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी थी। माथे के ऊपर मस्सा और कनपटियों पर बेतरतीब ढंग से फैले हुए पके हुए बाल थे। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा। उसकी दांतों की कतारें भी मोहित को दिखाई देने लगी। पान खाकर सारे दांत सड़ गए थे। ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले के सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। मोहित को लगता है कि इस तरह के आदमी को मुंह खोलकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हंसते समय अपने मुंह को छिपा लेना चाहिए। वो आदमी कहता है, काफी बदल गया हूं ना मैं? मोहित कहता है, बैठो। मोहित अभी भी खड़ा था सामने वाले सोफे पर। उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में थी। उस तस्वीर में वो 14 साल का था और आज का मोहित, दोनों को पहचान पाना मुश्किल नहीं हो रहा था। 14 साल पहले वो जैसा था अभी भी वैसे ही था। तो सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा था? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरा इतना बदल जाता है? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है, जयदेव कहता है। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान लेता। भला आदमी आते ही शुरू हो गया। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कॉलेज में था कि पिताजी गुजर गए।
मैंने पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकना शुरू कर दिया। बाकी तुम्हें पता ही है, अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के जमाने में हम जैसे लोगों को कौन पूछता है। मोहित कहता है, चाय पियोगे? कहता है जयदेव, हाँ लेकिन। मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। साथ ही वो मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, केक और मिठाई नहीं भी लाया तो कोई बात नहीं, इसके लिए तो बिस्कुट ही चलेगा। जयदेव कहता है, ओ आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करते रहा, तुम्हें क्या बताऊं। मोहित का भी कुछ समय ऐसा ही गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहता। एलसीएम और जीसीएम की बातें याद है ना? जयदेव पूछता है। मोहित को इस बारे में पता न था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। एलसीएम यानी पीटी मास्टर लालचंद्र मुखर्जी और जीसीएम यानी गणित के टीचर गोपेंद्र चंद मितिर। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है ना? जयदेव मोहित से कहता है। इस पर अपने होठों के कोनों पर एक मीठी मुस्कान लाकर मोहित जता देता है कि उसे याद है। मन में सोचता है, ये तब सब तो सच्ची बातें हैं, अगर अब भी ये जयदेव ना हो तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा। जयदेव कहता है कि स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे और वो दिन अब कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। मोहित कहता है, लेकिन तुम तो लगभग मेरी ही उम्र के हो। इस पर जयदेव कहता है कि नहीं, मैं तुमसे 3-4 महीने छोटा ही हूँ। मोहित कहता है, तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम तो गंजे हो गए। जयदेव कहता है, परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह हो सकती है। हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से ही था। मेरे बाप और दादा दोनों 35 साल की उम्र में गंजे हो गए। मेरे गाल धंस गए, हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से और ढंग का खाना ना मिलने की वजह से। और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर भाग दौड़ की, बीमे की दलाली की, इसकी दलाली उसकी दलाली, ऐसे ही जीवन बीता। किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना नसीब में नहीं था। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहा हूँ। कहते हैं, न दे धरे का दंड। देखना है कि यह देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय ले आया था, चाय के साथ संदेश और समोसा भी ले आया था। गनीमत था कि मोहित की पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन वो सोचता है कि उसकी पत्नी उसके सहपाठी की टूटी फूटी तस्वीर को देखकर वो क्या सोचती होगी। जयदेव कहता है, तुम नहीं लोगे? तो मोहित कहता है कि नहीं, अभी अभी पी है। जयदेव कहता है, संदेश तो ले लो। नहीं, तुम शुरू करो, मोहित कहता है। वो आदमी समोसा उठाकर मुंह में रखता है और एक टुकड़ा चबाते चबाते बोलता है, बेटे का इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी है मोहित भाई कि मैं उसके लिए फीस के रुपए नहीं जुटा पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मोहित समझ गया। इससे आने से पहले ही उसे समझ जाना चाहिए था कि क्या माजरा है। जरूर वो पैसे मांगने आया है, आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना। आखिर ये कितनी रकम मांगेगा, मन में सोचता है। अगर 20-25 रुपए दे देने से भी पिंड छूट सके तो अच्छी बात होगी। अगर यह मदद नहीं दी तो ये बला टल पाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आगे वो कहता है, पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है। अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा भी निकाल कर खा चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं है। उसे लगता है कि यह आदमी उसका बचपन का मित्र नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा था। चाय की चुस्की भरते हुए आगंतुक ने कहा, अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। मोहित कहता, वेरी सॉरी। जयदेव कहता है, क्या? मोहित ने मन ही मन सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे की आई तो वो एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं है। तो जयदेव कहता है, क्या मैं कल आ सकता हूँ? मोहित कहता है, मैं कलकत्ता से बाहर रहूंगा, 3 दिनों के बाद लौटूंगा, तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को? आगंतुक थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित भी मन ही मन कुछ ठान बैठा था। ये वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्या प्रूफ है कि वही मेरा पुराना मित्र है? कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने से बाज नहीं आते, 1000 तरीके जानते हैं। किसी के पास 30 साल पहले बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं की जानकारी मिल गई होगी और यही आदमी यहाँ पर आकर उसका पुराना मित्र जयदेव बनने का नाटक कर रहा है।
जयदेव कहता है कि मैं रविवार को कितने बजे आऊं? मोहित कहता है सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। मोहित सोचता है कि शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। वो पहले से ही तय कर रखा था कि अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनके बागान बाड़ी में जाकर वो सप्ताहांत वीकेंड मनाएगा। वहां 2-3 दिन रुककर रविवार की रात को घर लौटेगा। इसलिए जब वो आदमी रविवार को सुबह घर पर आएगा तो उससे नहीं मिल पाएगा। मोहित को इस बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो उससे साफ साफ ना कह देता। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो एकदम से ऐसा नहीं कर पाते। मोहित भी ऐसे ही स्वभाव का था। रविवार को उससे मुलाकात ना होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा वो सोचता है। जो आगंतुक जयदेव बनकर आया था आखिरी बार चाय की चुस्की लेता है और कप नीचे रख देता है। तभी कमरे में एक और सज्जन आ जाते हैं जो कि मोहित के बहुत ही अंतरंग मित्र थे, वाणीकांत सेन। 2 अन्य लोगों के भी आने की बात थी। फिर यही ताश का अड्डा जमेगा। जयदेव उस आगंतुक की तरफ शक भरी नजरों से देखता है। मोहित समझ जाता है। आगंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित टाल देता है। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ, कहकर अजनबी आगंतुक खड़ा हो जाता है। तू मुझ पर बस इतना उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूंगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाणीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा। पूछा, ये आदमी तुमसे तू करके क्यों बातें कर रहा था? इतनी देर तक तो तुम ही कहता था, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कहने लगा। कौन है ये आदमी? मोहित बिना कोई जवाब दिए बुक शेल्फ की ओर जाता है और एक पुराना फोटो एल्बम निकाल कर लाता है और उसका पन्ना उलटकर वाणीकांत को दिखाता है। वाणीकांत कहता है, ये तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद। तो बोलता है, हाँ, बोटेनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे। ये 5 कौन है? मुझे नहीं पहचान रहे हो? रुको जरा ध्यान से देखने दो। एल्बम को अपने आंखों के थोड़ा नजदीक ले जाते ही बड़ी आसानी से वाणीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाई ओर खड़े इस लड़के के चेहरे को अच्छी तरह से देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नजदीक लाकर वाणीकांत ने कहा, हाँ हाँ देख लिया। मोहित कहता है, अरे यही तो है वो भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठ कर गया। तब वाणीकांत कहता है, स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी इसे? एल्बम को तेजी से बंद करके सोफे पर फेंकते हुए कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। मोहित कहता, तुम ठीक कह रहे हो। मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में बताया। अरे थाने में खबर दो, वाणीकांत ने सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो बन गया है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआड़ी बन जाना नामुमकिन है, असंभव है। मोहित धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा तब पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। अपने बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मच्छी, पोल्ट्री के ताजे अंडे और पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिया लगाकर ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जकड़न को दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे। मोहित पूछता है, कुछ कह गए हैं? तो फिर विपिन बोलता है, जी नहीं, चलो जान बची। एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। अब वो यहाँ नहीं आएगा, पिंड छूटा। मोहित रिलैक्स महसूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ पुर्जा लाकर खोला। मोहित ने उसे खोलकर देखा। वही 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे इस आशा के साथ, ऐसा तुम्हारा जय। मोहित समझ गया कि अब कोई चारा नहीं है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने प्रणाम किया, फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसके तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद कहा, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर किसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के किनारे पर अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया। मोहित, मैं अभी आया, ये बोलकर चले जाता है। दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोलता है और अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकालता है। इन्हें एक लिफाफे में भरकर अलमारी बंद करके नीचे आता है। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के से पूछता है। जी, संजय कुमार बोस।
इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कहाँ रखोगे? इधर ऊपर वाली जेब में, लड़का कहता है। ट्राम से जाओगे या बस से? लड़का कहता है, जी नहीं, पैदल। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मोहित पूछता है। लड़का कहता है, मिर्जापुर स्ट्रीट में। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? मोहित कहता है। लड़का कहता है, पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो, यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित उससे पूछता है। लड़का सिर हिला देता है, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला गया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत खुश भी, क्योंकि जय को देखकर भी वो उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसके बेटे संजय में उसे अपना 30 साल पुराना सहपाठी नजर आ रहा था। इस तरह से ये कहानी यही खत्म होती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। बहुत ही जल्द आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQs भी प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद।